प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, देखिए जैसे कि सेल है, ये सेल है, सेल की सबसे बाहर की जो ये आउटर मेम्ब्रेन होगी, इसको बोला जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं और इसका एक और नाम भी होता है, इसका नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये सबसे बाहर की कवरिंग होती है, इसको प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली बोलते हैं। इसके अंदर का जो भी मटेरियल होता है ये बाहर के एनवायरनमेंट से इसको अलग रखता है। तो कोशिका का सबसे बाहरी आवरण और ये कोशिका सामग्री को बाहरी वातावरण से अलग करता है। दूसरा यह है कि ये जो मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहलाती है। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का मतलब ये होता है कि ये कुछ मॉलिक्यूल को तो अपने अंदर आने देगी और कुछ को नहीं आने देगी, और ऐसे ही अंदर से कुछ मॉलिक्यूल्स को ये बाहर जाने देगी और कुछ को नहीं जाने देगी। इसीलिए इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे पदार्थों के प्रसार की अनुमति देता है। तो यही क्योंकि इसमें ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, और ये एक्सचेंज जो होता है ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो होती है उसके थ्रू होता है। अभी हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोशिका के अंदर और बाहरी पदार्थों को गति को नियंत्रित करता है। ये जो अंदर के जो गति होती है, गतियां भी दो टाइप की होती है, एक तो होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। तो उसको भी ये निर्धारित करता है कि कौन से मॉलिक्यूल तेजी में जाएंगे, और अगर तेजी में जाएंगे तो उनको क्या एनर्जी की जरूरत है, अगर स्लो होंगे तो उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो ये किस तरह से होते हैं। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम है। माइक्रोस्कोप में जब आप देखेंगे तो आपको इसी तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन। सक्रिय, जैसे मैंने अभी आपसे बात करी थी कि जो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल तेजी से इधर से उधर जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कुछ मॉलिक्यूल तेजी से नहीं कर सकते। तो वो कौन से परिवहन होते हैं, तो एक होता है सक्रिय और एक होता है निष्क्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन में क्या होता है कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर बढ़ते हैं। निम्न सांद्रता कैसे होगी, जैसे ये आप डायग्राम देख रहे हैं तो इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। निम्न सांद्रता मतलब इसमें मॉलिक्यूल कम है। देखिए डायग्राम में देख पा रहे हैं आप लोग को, मॉलिक्यूल कम है तो कम से ज्यादा की तरफ। अब कम से ज्यादा की तरफ ये कैसे मूव करेगा, कम से ज्यादा की तरफ ये इस तरह से मूव कर सकता है क्योंकि इसको एनर्जी चाहिए होगा। एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट ये उसका फुल फॉर्म होता है। तो ये जो एनर्जी होती है ये एटीपी की फॉर्म में इसको मिलेगी, तभी ये कम से ज्यादा की तरफ, क्योंकि ज्यादा से कम की तरफ जब जाएगा तो उसमें किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही चला जाएगा। लेकिन जब कम से ज्यादा की तरफ जाएगा तो इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और एनर्जी किस फॉर्म में होगी, एटीपी की फॉर्म में। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करते हैं निष्क्रिय परिवहन की, पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो इसमें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बढ़ते हैं, मतलब हायर से लोअर। अब जैसे यहाँ पर देखिए पैसिव में ये उच्च सांद्रता है, देखिए ज्यादा है मॉलिक्यूल्स, और ज्यादा से ये कम की तरफ। तो ज्यादा से कम की तरफ जब जाएगा तो इसको एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, ये अपने आप होगा, ये ऑटोमेटिकली होगा। सक्रिय परिवहन में जो है एटीपी अणुओं के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मैंने अभी आपको बता दिया कि एटीपी के मॉलिक्यूल के फॉर्म में इनको एनर्जी की जरूरत होती है, इसी वजह से इनको एनर्जी मिल जाती है, तभी ये कम से ज्यादा की तरफ मूव कर जाते हैं। और निष्क्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। सक्रिय परिवहन ये तेज गति में होता है और निष्क्रिय धीमी गति में। जाहिर सी बात है तेज गति में इसलिए होगा, जैसे मान लीजिए एक साइकिल है, एक साइकिल चल रही है, एक बाइक चल रही है, तो बाइक में क्योंकि एनर्जी बाहर से इंपोज है, बाहर से है लगी हुई, उसमें पेट्रोल के फॉर्म में एनर्जी मिल रही है। तो जब इंजन में पेट्रोल पड़ता है तो उससे उसकी स्पीड तेज हो जाती है, तो उसको बाहर से एनर्जी मिल रही है। धीमी गति निष्क्रिय में इसलिए है क्योंकि ऑटोमेटिकली अपने आप हो रहा है, तो अपने आप होगा तो ऑब्वियसली वो स्लो प्रोसेस होगा। सक्रिय परिवहन में बड़े अणुओं की गति सक्रिय परिवहन द्वारा होती है। अब क्योंकि इसमें एटीपी के फॉर्म में एनर्जी लग रही है तो बड़े मॉलिक्यूल भी मूव कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं निष्क्रिय की, तो इसमें केवल छोटे अणु या जल अणु ही निष्क्रिय रूप से परिवहन कर जाते हैं, क्योंकि ये इसमें किसी एनर्जी, कोई एनर्जी तो लग नहीं रही है, तो इसमें या तो छोटे मॉलिक्यूल्स या फिर पानी ही एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएगा। बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए ताकि वो वहां पर से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाए। परासरण, एक देखिए होता है परासरण, एक होता है विसरण। तो पहले हम समझते हैं परासरण किसे कहते हैं। परासरण में क्या होता है कि जल के अणुओं का एक अर्धपारगम्य झिल्ली के पार उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने की प्रक्रिया है कि इसमें एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि एक मेम्ब्रेन होती है। अब जैसे ये किशमिश है, किशमिश के बाहर क्या है, मेम्ब्रेन है ये। तो इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल मूव करेगा वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों का ये कॉमन है डेफिनेशन कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएंगे मॉलिक्यूल्स। ध्यान रखिएगा, दोनों का कॉमन डेफिनेशन है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएंगे। लेकिन परासरण में क्या होता है कि ये किसके थ्रू जाएंगे, डायरेक्ट नहीं जाएंगे, ये अर्धपारगम्य झिल्ली के थ्रू जाएंगे। अर्धपारगम्य झिल्ली इनके बीच में होगी। जैसे एक मॉलिक्यूल है, अब ये दूसरा है, यहाँ पर बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ये यहाँ से अंदर मूव करा, अंदर ज्यादा है तो अंदर से बाहर ये मूव करा, तो क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के मूव करा, लेकिन क्या है बीच में
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्लियर है कॉन्सेप्ट आपका? तो अब जैसे ये किशमिश है, किशमिश को अगर आप पानी में भिगोएंगे तो आप क्या होता है, आपने देखा भी होगा, आपके घरों में होता होगा, तो क्या होता है, किशमिश जो है पानी में डालने से फूल जाती है, तो पानी जो है किशमिश के अंदर चला गया। ग्रेप है, अंगूर को सॉल्ट के सॉल्यूशन में डाला तो क्या हो गया, अंगूर पिचक गया, तो उसके अंदर का जो पानी था वो निकल के बाहर आ गया। तो ये कौन सी प्रोसेस है, ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस कहलाती है, ये प्रासरण की प्रक्रिया कहलाती है। अब प्रासरण के प्रकार देख लेते हैं। प्रासरण देखिए दो टाइप का होता है, एक तो होता है एंडोऑस्मोसिस, एक होता है एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस वह प्रक्रिया जिसमें पानी के अणु कोशिका में प्रवेश करते हैं। पानी के अणु जो है सेल के अंदर चला जाता है। अब जैसे किशमिश है, किशमिश के अंदर पानी चला गया तो उस वजह से किशमिश क्या हो गई, फूल गई, तो ये एग्जाम्पल हो गया एंडोऑस्मोसिस का। एक्सोऑस्मोसिस वह प्रक्रिया जिसमें पानी के अणु कोशिका से बाहर निकल आते हैं। तो ग्रेप जो है वो एक्सऑस्मोसिस का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि ग्रेप को जब हमने सॉल्ट के सॉल्यूशन में डाला तो ग्रेप जो था वो पिचक गया, तो इसमें क्या हो गया, कोशिका जो है वो सिकुड़ गई, तो ये एग्जाम्पल हो गया एक्सऑस्मोसिस का। क्लियर? विसरण का मतलब होता है डिफ्यूजन में मैंने आपको बताया था कि दोनों की डेफिनेशन प्रासरण और विसरण की दोनों सेम है, कि मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो इसमें दोनों में डेफिनेशन दोनों की सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्रासरण में बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली थी, यहाँ पे अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं है। और ये जो डिफ्यूजन है, विसरण है, वो किसी भी पदार्थ यानी कि ठोस, द्रव्य और गैस किसी में भी होगा, और इसकी डेफिनेशन सेम है। उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर सामान्य रूप से फैलने की प्रक्रिया को कहते हैं। विसरण की प्रक्रिया में एक पदार्थ के अणु दूसरे पदार्थ के अणु के साथ मिल जाते हैं। अब जैसे ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें एक जार है, जार में पानी है, पानी में कुछ डाई डाल दी, मतलब इंक डाल दी, तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद पूरा पानी जो है एक जैसा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बीच में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, डायरेक्ट पानी में चला गया है, तो ये एग्जाम्पल हो गया डिफ्यूजन का, यानी कि विसरण का। तो प्रासरण और विसरण में डिफरेंसेस पता चल गया कि प्रासरण में जो है बीच में एक मेम्ब्रेन होगी और विसरण में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी। प्रासरण और विसरण में देखिए यहाँ पे डिफरेंसेस देख लेते हैं। प्रासरण और विसरण में क्या डिफरेंसेस है, तो विसरण जो है वो द्रव्य और गैसों में पाया जाता है, ये तरल में भी पाया जाता है, तरल पदार्थ में भी होता है विसरण, और ये जो प्रासरण है ये सिर्फ और सिर्फ तरल पदार्थ में होता है। विसरण में जैसे मैंने आपको बता दिया था कि इसमें किसी भी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन प्रासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। विसरण में गति के लिए पानी आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही फेस में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में, तो इसमें पानी की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो प्रासरण होता है उसमें जल जो है वो मुख्य विलायक है, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है। विसरण में घटकों की प्रवाह सभी दिशाओं में होती है, कि सारे दिशा में मूव कर सकते हैं, लेकिन प्रासरण में घटकों की प्रवाह केवल एक ही दिशा में होती है। विसरण जो है वो एक प्राकृतिक घटना है जिसे रोका नहीं जा सकता है। जैसे पानी है, पानी में इंक आपने डाल दी, अब वो पूरे में मिक्स हो जाएगी, जबकि प्रासरण की प्रक्रिया को रोका जा सकता है और हम बाह्य बल लगा के उसे उलट सकते हैं। विसरण में विलयन में उपस्थित सभी प्रकार के पदार्थ उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जा सकते हैं, और विलयन में उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर केवल जल या किसी अन्य पदार्थ के आगमन होता है। क्योंकि ये जल में होता है तो इसीलिए ये दोनों की डेफिनेशन तो सेम ही है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, लेकिन क्योंकि प्रासरण सिर्फ जल में ही होता है, इसीलिए इसमें जल जिधर भी जाएगा, जो उसका मूवमेंट होगा उसी तरीके से उधर ही साइड को वो मूव करेगा। विसरण का एग्जाम्पल है, पानी में स्याही मिलने पर पानी रंगीन हो जाता है, और प्रासरण में लाल रक्त कोशिकाएं पानी के संपर्क में आने पर फूल जाती हैं। विलयन देखिए 3 प्रकार के होते हैं, अति प्रासरण दबी, समप्रासरी और अल्पप्रासरण दबी। अति प्रसारण दबी यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है, समप्रासारी में सेल जो है वो नॉर्मल रहता है, और अल्पप्रासरण दबी यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल जो है फूल जाता है। जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है कि जो सेल होता है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर आपने ग्रेप लिया, ग्रेप को पानी में डाला, तो ग्रेप के अंदर क्या है, पानी है, अभी ग्रेप के अंदर पानी है, ज्यादा है, लेकिन आपको मालूम है कि डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या कहती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो अंदर का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया तो हाई से लो की तरफ मूव करा। जब मॉलिक्यूल जो है हाई से लो की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं कि बाहर से अंदर नहीं पानी जा रहा, बाहर से अंदर भी जा रहा है, लेकिन ज्यादा पानी जो है अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि अल्पप्रासरण दबी में क्या होगा, जैसे मान लीजिए किशमिश है, किशमिश को आपने पानी में भिगोया तो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन किधर ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है। तो जब बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल मूव करेंगे बाहर से अंदर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ भी जाएंगे, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, जो मूवमेंट है वो बाहर से अंदर की तरफ होगा, तो पानी जो है इसमें अंदर ज्यादा आएगा, तो इस तरह से सेल जो है फूल जाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्योंकि दोनों इक्वल है तो अंदर से बाहर भी जाएगा, बाहर से अंदर भी आएगा, लेकिन दोनों उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है। जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें पानी जो है वो बाहर ज्यादा है, हाइपरटोनिक में अंदर पानी ज्यादा है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पानी जो है बाहर ज्यादा निकल जाएगा, और अल्पप्रासरण दबी में पानी जो है ज्यादा अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से जो अति प्रासरण दबी में कोशिका सिकुड़ जाती है और अल्पप्रासरण दबी में कोशिका फूल जाती है। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब ये होता है कि जो बाहर के वातावरण से पदार्थ के अंतिग्रहण करने की प्रक्रिया में सहायता करता है। अब जैसे अमीबा है, अमीबा के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अमीबा में जो अमीबा अपना फूड लेता है, खाना लेता है, एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू लेता है। जैसे ये मान लीजिए ये फूड मटेरियल है, ये इस तरह से होकर के ये इसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा।
एक्सोसाइटोसिस जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहरी वातावरण में अपशिष्ट को खत्म करने की प्रक्रिया में मदद करता है। ये जो एक्सोसाइटोसिस में जो वेस्ट मटेरियल है वो इसी प्रोसेस के थ्रू बाहर निकल जाएगा, इसको एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति का मतलब होता है सेल वॉल। सेल वॉल, जब मैंने आपसे बात करी थी सेल की, तो ये जैसे मान लीजिए ये एक सेल का डायग्राम है। सेल का जो बाहर की आउटर कवरिंग होती है उसको मैंने क्या बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन अगर बात प्लांट सेल की होगी तो प्लांट सेल की सबसे बाहर की आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोला जाएगा, सेल वॉल। क्लियर है? तो प्लांट सेल में सबसे बाहर की जो लेयर होगी उसको सेल वॉल बोलेंगे, और एनिमल सेल में सबसे बाहर की लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। कोशिका भित्ति, पौधों की कोशिकाओं का निर्जीव कठोर बाहरी आवरण जो मुख्य रूप से सेलुलोज से बना होता है, ये सेलुलोज से बना होता है। सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी थी, आपको याद होगा, लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी थी। संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है, प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित होता है। ये जो है ये मैंने आपको बता दिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। प्लाज्मोलाइसिस जीवित पौधों की कोशिकाओं में होता है जब वो प्रासरण के माध्यम से पानी खो देती हैं। अब जैसे मान लीजिए इसमें कौन सी प्रोसेस हो जाती है इसके अंदर, जिसमें ये पानी खो देती हैं, या और इनकी जो कोशिका भित्ति है वो सिकुड़ जाती है। अगर हम अभी पीछे जो हमने बात करी थी तो ये कौन सा हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। हाइपरटोनिक में सेल सिकुड़ जाता है। तो यहाँ पर जब प्रासरण के माध्यम से पानी को खो देती, तो जैसे ये सेल वॉल है और ये नॉर्मल सेल है, इसने अपना पानी जो है ये खो दिया। जब खो दिया तो ये सिकुड़ जाएगी, तो इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइज सॉल्यूशन। और इस तरह के जो सेल होते हैं इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइज सेल, जो सिकुड़ जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका की सामग्री कोशिका भित्ति से सिकुड़ जाती है। तो इस टाइप के जो सिकुड़े हुए होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइज सेल। कोशिका भित्ति के कार्य, कोशिका भित्ति के क्या क्या कार्य होते हैं, पौधों, फंजाई और जीवाणु में हाइपोटोनिक वातावरण में फटने से बचाता है। जैसे मान लीजिए हाइपोटोनिक क्या होती है, जब सेल जो बहुत ज्यादा पानी अपने अंदर ले लेता है तो सेल जो है फूल जाता है। तो जब ये फूल जाएगा तो ये फट जाएगा ना, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सेल में वॉल मौजूद होती है तो सेल वॉल की वजह से ये फटते नहीं है, इसको फटने से बचा देता है। कोशिकाएं प्रासरण द्वारा पानी को अवशोषित करती है, जिससे कोशिका भित्ति पर सूजन और दबाव पैदा हो जाता है। ये जो है ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और इसमें जो है जो सेल वॉल है उसके पे दबाव हो जाता है। कोशिका भित्ति सूजी कोशिकाओं पर समान दबाव डालता है और वो उसी के अगेंस्ट जो है सेम वैसे ही दबाव डाल देता है। दीवार वाली कोशिकाएं पशु कोशिकाओं की तुलना में आसपास के माध्यम में अधिक परिवर्तन सहन कर सकती हैं। जो प्लांट सेल है वो ज्यादा परिवर्तन सहन कर सकती है रेदर देन एनिमल सेल के, क्योंकि एनिमल सेल जो है अगर ज्यादा होगा तो फट जाएगा, अगर कम होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा तो वो सिकुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो ये फटने से बचाएगा, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा तो ये प्लाज्मोलाइज हो जाएगा। लेकिन सेल के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। अब देख लेते हैं कि कोशिका भित्ति किन किन में मौजूद होती है। तो प्लांट में जो है ये उपस्थित होती है और ये सेलुलोज की बनी होती है। जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें भी प्रेजेंट होती है और पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। फंजाई में भी प्रेजेंट होती है और काइटिन की बनी होती है। एनिमल में ये एब्सेंट होती है और वायरसेस में भी ये एब्सेंट होती है। ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आता है तब ये मल्टीप्लाई होता है, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई नहीं होता है। सेल वॉल कोशिका भित्ति केवल पशुओं में होती है, जंतुओं में क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? तो पौधों में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जानवरों में कोशिका झिल्ली होती है। सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है अगर एनिमल की बात करें, और प्लांट में सबसे बाहर जो है कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति मुख्य रूप से पौधों को कठोर और स्थिर रहने में मदद करती है। इससे पौधों को मदद मिलती है क्योंकि वो स्थिर रहते हैं। पौधे जो है देखिए एक ही जगह पे रहते हैं, वो तो कहीं मूव कर नहीं सकते, तो उस वजह से ये उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है और ये काफी कठोर होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और अन्य पदार्थ होते हैं जो पेड़ के तनों और शाखाओं को मजबूत होने का मुख्य कारण है। इसी वजह से इसके पेड़ के तने जो है काफी मजबूत होते हैं।